सभी को जय हिंद। नवल करियर इंस्टीट्यूट इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं संजय विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, नवल करियर इंस्टीट्यूट इंदौर के द्वारा 12th एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए यूट्यूब पर फ्री क्लासेस दी जा रही हैं और इन क्लासेस में अभी हम बात कर रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर यानी कि फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र सब्जेक्ट को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। हमने यहाँ पर जल निकास यानी ड्रेनेज, उसके बाद फिर पादप पोषण यानी प्लांट न्यूट्रिएंट को हमने कवर किया। इसके बाद हम अभी कवर कर रहे हैं खाद या मैन्योर। जितने भी लेक्चर्स हैं उसकी प्लेलिस्ट चैनल पर बना दी गई है। आप प्लेलिस्ट के माध्यम से भी उन चैप्टर्स को, उन लेक्चर्स को देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो वीडियो के साथ आपको आखिरी तक बने रहना है और इस वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों के साथ सभी जगह आपको शेयर करना है और वीडियो के साथ आपको नोट्स बनाते चलना है। कम शब्दों में आप बहुत अच्छे तरीके से बोर्ड की परीक्षा में आप लिख सकते हैं कॉपी में। और जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, क्रॉप प्रोडक्शन के, हॉर्टिकल्चर भी इसी में आ जाता है, एनिमल हस्बेंड्री, सारे टॉपिक आपके बहुत अच्छे तरीके से ईजी वे में हम आपको कवर करवा देंगे। आपको केवल और केवल नवल करियर इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहना है। बाकी अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो पेड कोर्स के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको सारी डिटेल उस पर मिल जाएगी। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मैन्योर्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि मैन्योर्स यानी खाद क्या होता है, इसको किस प्रकार से हम तैयार करते हैं, इसके क्या क्या एग्जाम्पल उदाहरण होते हैं, सबको हमने डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया है। बाकी का जो इस चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट है हम इस लेक्चर में कवर करेंगे और इसी लेक्चर में जो आपका खाद है ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ये फ्री क्लासेस यानी डेमो क्लासेस नंबर 7 यहाँ पर रहने वाली है। 7वीं क्लास है जो यूट्यूब पर फ्री दी गई है। तो पुरानी क्लासेस को आप एक बार जरूर देखिएगा। चलिए हम इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, बाकी डिटेल हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कंपोस्ट के बारे में या फिर इसको कृत्रिम संश्लेषित खाद के नाम से भी जानते हैं, और ये जो है ऑर्गेनिक मैन्योर के अंतर्गत आता है, जैविक खाद के अंतर्गत आता है। इसको डिटेल में इसकी जो कौन कौन सी मेथड्स होती हैं उसको हमने पिछले लेक्चर में देखा था। अभी हम बात करने वाले हैं इसकी डेफिनेशन। क्यों? क्योंकि आपका जो सिलेबस है 12th का, उसमें एग्रीकल्चर की जैसे हम बात कर रहे हैं तो FYM से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कंपोस्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और कंपोस्ट की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं उससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, फिर हरी खाद से क्वेश्चन आते हैं। तो इनको हम यहाँ पर अभी कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम कंपोस्ट की डेफिनेशन, जैसा कि हम समझ चुके थे कि इसको जैविक पदार्थों से बनाया जाता है, सड़ाकर यानी डिकम्पोजिशन से ये तैयार होता है। तो कंपोस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एंड बायोलॉजिकल मटेरियल सच एज क्रॉप रेसिड्यू। क्रॉप रेसिड्यू यानी फसल अवशेष, हाउस वेस्ट यानी कि घरेलू जो कचरा है, जैसे फल सब्जी की जो छीलन है उसको हम हाउस वेस्ट में ले सकते हैं, या किचन वेस्ट, एंड ह्यूमन वेस्ट जो मानव अवशिष्ट पदार्थ है, उन सबको मिला के, उन सबको सड़ा के आपस में तैयार किया जाता है। अगर हिंदी में डेफिनेशन की बात करेंगे तो कंपोस्ट को सभी प्रकार के कार्बनिक एवं जैविक पदार्थ जैसे फसल अवशेष, घरेलू अवशेष, मानव अवशिष्ट से बनाया जाता है। इसको हम कंपोस्ट कहते हैं। अगर हम कंपोस्ट की बनाने की बात कर रहे हैं तो इसके लिए 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर इसके होते हैं या कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले स्थूल अवशेष, यानी इसको बनाने के लिए हमें बल्कि वेस्टेज चाहिए, मतलब ज़रूरत से, आवश्यकता से ज़्यादा हमको इसमें कचरा चाहिए। बल्कि वेस्टेज का मतलब कार्बनिक पदार्थ जो सड़ सके, जैसे फसल का अवशेष हो गया या फल सब्जी का जो छीलन है वो हो गया। फिर स्टार्टर, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना। स्टार्टर का मतलब जैसे अब मान के चलो आपने फसल अवशेष को ले लिया, क्रॉप रेसिड्यू को आपने ले लिया, वो अभी कच्चा है, अभी वो सड़ा नहीं है। उसकी सड़ने की दर, उसकी डिकम्पोजिशन रेट को बढ़ाने के लिए हम एक पहले से सड़ा हुआ पदार्थ ले सकते हैं। पदार्थ में हम कार्बनिक प्रकृति का ले सकते हैं या रासायनिक प्रकृति में जैसे जिप्सम ले सकते हैं, ठीक है, जो विच्छेदन की दर को बढ़ा देगा। जैसे हम प्रारंभिक पदार्थ में बात कर सकते हैं, जैसे मान के चलो हमको कंपोस्ट बनाना है तो हमने सड़ा हुआ गोबर का खाद की कुछ मात्रा ले ली, हमने थोड़ी सी मात्रा, और इस सारे मटेरियल में जहाँ पर हम कंपोस्ट बना रहे हैं वहाँ पर हमने डाल दिया। तो स्टार्टिंग मटेरियल को ही स्टार्टर बोल रहे हैं, जो उस दर को, उस प्रोसेस को, डिकम्पोजिशन के रेट को बढ़ा देगा, जो विच्छेदन की दर को बढ़ा देता है, उसको आरंभिक या प्रारंभिक पदार्थ बोलते हैं। इसमें अलग अलग जो मेथड होती है कंपोस्ट बनाने की, उसमें अलग अलग स्टार्टर का मटेरियल यूज होता है। जैसे इंदौर विधि जो है, इंदौर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग, यानी कि कंपोस्ट बनाने की इंदौर विधि में हम प्रारंभिक पदार्थ के तौर पे हम गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं।
लेकिन अगर हम बेंगलोर विधि ऑफ कंपोस्टिंग की बात करेंगे, यानी कि कंपोस्ट बनाने की बेंगलोर विधि की बात करेंगे, तो उसमें जो स्टार्टर होता है वो मानव अपशिष्ट या विष्टा, जिसको नाइट सॉइल बोलते हैं, मानव मलमूत्र स्टार्टर के तौर पे काम में लिया जाता है बेंगलोर विधि में। फिर किसी भी कार्बनिक पदार्थ को सड़ने के लिए, उसकी डिकम्पोजिशन के लिए नमी और एयर, यानी कि बात कर रहे हैं पानी या मॉइस्चर या एयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। अगर किसी मटेरियल में नमी है, यानी कि उसमें डिकम्पोजिशन की दर बढ़ जाएगी, विच्छेदन के लिए पानी तो आवश्यक होता है, तो इसलिए यहाँ पर पानी कह दो, वाटर कह दो, या मॉइस्चर या नमी की हम बात कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंपोस्टिंग के लिए। और एयर यानी हवा, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अब ये जो एयर है ये ऑप्शनल है सर। ये ऑप्शनल कैसे है? ऑप्शनल का मतलब है कि मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना हमको पढ़ना है वो हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ये जो कंपोस्ट है इसको दो तरीकों से तैयार किया जाता है। कंपोस्ट को हम दो अलग अलग मेथड से बना सकते हैं। पहली विधि जो वायवीय विधि होती है, मतलब जिसमें आप एक निश्चित समय में, एक फिक्स ड्यूरेशन के बाद आप उस मटेरियल को टर्न कर रहे हो, उसको पलट रहे हो, उसकी अल्टी पल्टी कर रहे हो, उसकी टर्निंग कर रहे हो। इसका मतलब उसके हर एक लेयर में, हर एक पार्ट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है या एयर उसमें उपलब्ध है, तो वो वायवीय विधि हो गई। एक कोई ऐसा खाद जो आप बस ढेर करते जा रहे हो, उसकी परत बनाते जा रहे हो, उसको पलट नहीं रहे हो, या किसी गड्ढे में आप उसको तैयार कर रहे हो, इसका मतलब उसके अंदर जो है ऑक्सीजन की मात्रा कम है, या मिट्टी को नहीं पलट रहे हो, या उस मटेरियल को आप नहीं पलट रहे हो तो उसमें ऑक्सीजन नहीं है, वो अवायवीय विधि हो गई। या वो जो गड्ढा है, ये एक जो स्ट्रक्चर है वो बंद है, पैक है, उसमें एयर टाइट है, तो उसको हम अवायवीय बोलेंगे। कंपोस्ट दोनों तरीके से तैयार किया जाता है। अगर हम बात करें वायवीय मेथड में, तो जैसे इंदौर विधि है कंपोस्टिंग की, ये भी दो प्रकार की है। एक है ट्रेंच मेथड और एक है हिप मेथड। हिप मेथड मतलब कि ढेर लगा के, सरफेस पे ढेर लगा के आप खाद तैयार कर रहे हो, वो भी इंदौर विधि का ही एक रूप है। एक है गड्ढा में तैयार करना, एक ट्रेंच मेथड होती है। तो जो ट्रेंच मेथड होती है, जो खाई विधि होती है, मतलब कंपोस्ट बनाने की इंदौर विधि है, लेकिन इंदौर विधि में भी खाई विधि है, इंदौर का ही रूप। तो उसमें अगर गड्ढे में आप तैयार कर रहे हो तो उसमें पलटते नहीं हैं हम, तो जब पलटते नहीं है तो वहाँ अवायवीय विधि हो जाती है, एनारोबिक मेथड ऑफ कंपोस्टिंग के अंतर्गत वो आती है। लेकिन जो गड्ढे के अलावा जो ढेर के तौर पे हम तैयार कर रहे हैं वो वायवीय के अंतर्गत आता है। बाकी जो बेंगलोर विधि है, बेंगलोर विधि ऑफ कंपोस्टिंग या बेंगलोर विधि जो है, उसके अंदर हम पलटते नहीं हैं कचरे को, और स्टार्टर में किसका प्रयोग कर रहे हैं? ह्यूमन वेस्ट का प्रयोग कर रहे हैं, मानव मलमूत्र या विष्टा का प्रयोग कर रहे हैं। ये अवायवीय विधि से तैयार होता है, तो आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से डेफिनेशन हो गई। इंदौर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग जो ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि इसको इंदौर में ही डेवलप किया गया था। 1933 में हार्वर्ड नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको तैयार किया था। तो इंदौर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग किसने दी है? तो हार्वर्ड नाम के एक व्यक्ति ने दी है। और इसमें क्या करते हैं हम, साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हो, 4 मीटर इसको लंबा रख सकते हो, 0.8 मीटर या 1 मीटर के आसपास आप इसकी गहराई चौड़ाई रख सकते हो, और गहराई होगी इसकी 0.5 मीटर। ये लंबाई चौड़ाई गहराई डिपेंड करता है कि आप कितना मटेरियल, कितना कार्बनिक खाद आप तैयार करना चाहते हैं। ठीक है, एक इस तरीके से इसकी रेंज होती है। 4 मीटर लंबा होता है, 1 मीटर चौड़ा होता है और आधा मीटर गहरा होता है। और इसमें हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में 15 सेंटीमीटर के आसपास ऑर्गेनिक मैटर की हम लेयर बिछाते हैं। जो भी हमारे पास फसल अवशेष है उसको 15 सेंटीमीटर की हमने एक सतह बना दी, उसके ऊपर 5 सेंटीमीटर की गोबर की सतह बना दी, फिर 15 सेंटीमीटर की हमने कचरे की सतह एक लेयर तैयार कर दी, फिर 5 सेंटीमीटर की गोबर। तो इस प्रकार से कचरा गोबर इस तरीके से लेयर तैयार हो जाती है। ये इंदौर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग के अंतर्गत आता है। पहली जो पलटाई होती है वो लगभग 20 दिन के आसपास करते हैं, 15 से 20 दिन के आसपास करते हैं। दूसरी पलटाई पहली पलटाई के लगभग 25 दिन बाद करते हैं। तो ऐसे करके लगभग 4 से 5 माह में खाद तैयार हो जाता है। तो आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है, आपको केवल डेफिनेशन बतानी है कि कंपोस्ट क्या है, कंपोस्टिंग की बनाने की विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो सर इंदौर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग है, बेंगलोर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग है, नाडेप मेथड ऑफ कंपोस्टिंग है, मायादास मेथड है, एडको मेथड है और एक्टिव कंपोस्ट मेथड है। ये 4-5 विधियाँ, इनके नाम लिख दोगे, इतने में ही टीचर खुश हो जाएगा, इतने में ही आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। बाकी डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, आप इसको लिख सकते हैं। ये इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। बेंगलोर विधि में स्टार्टर क्या कर रहे हैं, ह्यूमन वेस्ट का प्रयोग कर रहे हैं, जो कचरा है उसको पलटा नहीं जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बस ये कुछ की पॉइंट थे। अब ये जो आपका कंपोस्ट है ये हमने यहाँ पर अभी कवर कर लिया है। कंपोस्टिंग की बेसिक जानकारी आपको क्लियर हो गई है। इंदौर विधि में किस प्रकार से बनाते हैं वो मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया है।
अगर हम आगे और बात करें कंपोस्ट से जुड़े हुए कुछ और की पॉइंट को जान लें हम, तो जैसे अगर मान के चलो आप सब्जियों से ही अकेला, मतलब जो सब्जी है, जो वेजिटेबल्स हैं, उनकी जो छीलन है, उनका जो वेस्ट है, उनसे अगर आप कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं, फसल अवशेष को आप नहीं ले रहे हो, केवल सब्जियों से तैयार कर रहे हो, फलों की छीलन से तैयार कर रहे हो, तो उसको वेजिटेबल कंपोस्ट कह देंगे। आप एग्रीकल्चर का जो वेस्ट है, क्रॉप वेस्ट है, उसको मतलब फसल अवशेष और मानव मलमूत्र सबको मिला रहे हो, या उसमें मानव मलमूत्र की मात्रा ज़्यादा है, जो नाइट सॉइल वगैरह है उसकी मात्रा ज़्यादा है, तो फिर उसको हम टाउन कंपोस्ट कह देंगे, उसको हम टाउन कंपोस्ट कह देंगे। तो आप अलग अलग जो विधियां हैं उनमें आप नाइट्रोजन की मात्रा लिख सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें इंदौर मेथड की, तो इंदौर मेथड में एनपीके की जो मात्रा होती है, आप ये लिख सकते हैं, इंदौर मेथड में जो एनपीके की मात्रा होती है, एनपीके मतलब नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास की जो मात्रा होती है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास की जो मात्रा होती है, 1 से 1.5% नाइट्रोजन होता है इस विधि से अगर हम कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं। 0.25% के आसपास फॉस्फोरस होता है और 1% के आसपास पोटास होता है, 1% के आसपास पोटास होता है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। बेंगलोर की बात करेंगे तो बेंगलोर में जो है, बेंगलोर मेथड से जो तैयार हो रहा है कंपोस्ट, बेंगलोर मेथड से जो कंपोस्ट तैयार हो रहा है, उसमें लगभग 1% के आसपास या 1 से 1.15% नाइट्रोजन होती है। ठीक है, 1% ही याद कर लो आप, तो 1% के आसपास नाइट्रोजन, 0.15% के आसपास फॉस्फोरस होता है और 1.5% के आसपास इसमें पोटास की मात्रा होती है। तो कुछ इस प्रकार से आप एनपीके का रेशियो याद कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर हम अर्बन की बात करेंगे, मतलब जैसे जो गांव के अलावा जो शहर में बना है, जिसको टाउन कंपोस्ट बोलते हैं, तो उसमें थोड़ी सी नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। उसमें नाइट्रोजन की मात्रा हो जाती है लगभग 2% के आसपास। और जैसे हम बात करें टाउन कंपोस्ट मतलब शहरी कंपोस्ट, जो जिसमें मेन मटेरियल क्या है, शहर का मटेरियल है, तो लगभग इसमें 1.5 से 2% नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है और लगभग 0.5 to 1% के आसपास यहाँ पर आपको फॉस्फोरस मिल जाता है। पी का मतलब होता है फॉस्फोरस, के का मतलब होता है पोटास। यहाँ पर पोटास की मात्रा भी लगभग 1.5% के आसपास मिल जाती है। इसको हम बोल रहे हैं नत्रजन, ये आपको मैं समझा चुका हूँ पादप पोषण में। इसको हम बोलते हैं स्फुर या फास्फोरस इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं पोटास। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपका ये जो टॉपिक है कंपोस्ट का, ये क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद अगर हम हरी खाद की बात करें, तो हरी खाद भी ऑर्गेनिक मैन्योर के ही अंतर्गत आता है। हरी खाद का जैसे अगर हम कुछ की पॉइंट्स को जानें, तो हरी खाद जैसा कि हमने समझ लिया था, लेकिन हरी खाद का मतलब क्या होता है, ग्रीन मैन्योर। हम इसको हरी अवस्था में खेत के अंदर दबा रहे हैं, इसलिए हम इसको हरी खाद कह रहे हैं। इसमें होता क्या है, देखो कुछ की पॉइंट हम लिख लेते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं ग्रीन मैन्योर की, ग्रीन मैन्योर हरी खाद, क्यों? क्योंकि उसकी हरी अवस्था में हम इसको मिला रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले तो ऐसी फसल का चुनाव करना है, आप समझते चलना की पॉइंट। ऐसी फसल का चुनाव करना है कि जिसमें रेशे की मात्रा कम हो, रेशा कम होना चाहिए, उसके अंदर फाइबर कम होना चाहिए, ताकि उसकी डिकम्पोजिशन अच्छे से हो सके, वो जल्दी से सड़ सके। दूसरा, उसमें जो है पानी ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, उसके अंदर वाटर की जो है मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब रसीला होना चाहिए, फसल रसीली होनी चाहिए, उसमें मतलब पानी ज़्यादा हो, और क्योंकि पानी ज़्यादा होगा तो सड़ेगी ज़्यादा। दूसरा, इसके लिए टेम्परेचर चाहिए, लगभग 30 से 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जो है आवश्यकता होती है इसको सड़ाने के लिए। तो मई जून का जो समय होता है वो सबसे बेस्ट समय होता है। अगर हम फसल की बात करें तो इसको दोनों प्रकार की फसल से हम तैयार कर सकते हैं। किसको? हरी खाद को दोनों प्रकार की क्रॉप से हम तैयार कर सकते हैं। एक हो गया दाल वाली फसल मतलब पल्स क्रॉप की हम बात कर रहे हैं। पल्स क्रॉप में जितनी भी पल्स क्रॉप हैं सबको हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, और ज़्यादातर हरी खाद में हम दाल वाली फसल को ही प्रयोग में लेते हैं, यानी कि जो पौधों को नाइट्रोजन भी दे पाएँ या सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा भी बढ़ा पाएँ, और इनको फ्लोरिंग स्टेज पे, इनको फूल वाली अवस्था पे हम मिट्टी पलट हल से, कल्टीवेटर से या रोटावेटर से मिट्टी के अंदर मिला देते हैं। ये सड़के खाद का काम करता है, इसलिए हम इसको हरी खाद बोलते हैं। आप इसमें गेहूँ का प्रयोग कर सकते हैं,
जई का प्रयोग कर सकते हैं। मेनली गेहूं का प्रयोग इसलिए नहीं करते क्योंकि इसको खाना भोजन के तौर पे, फूड के तौर पे हम अनाज उगाते हैं, इसलिए गेहूं का प्रयोग हम नहीं करते हैं। लेकिन जई प्रयोग हम कर सकते हैं, जई का प्रयोग कर सकते हैं, ज्वार का प्रयोग कर सकते हैं, बाजरा का प्रयोग आप कर सकते हैं, इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। मतलब ऐसी जो अनाज वाली फसलें हैं जिनको आप चारे के लिए उगा रहे हो, उनको भी आप हरी खाद के लिए प्रयोग में कर सकते हो। हरी खाद को बनाने की दो विधियां होती हैं, एक होती है इन सिटू मेथड, एक होती है एक्स सिटू मेथड। इन सिटू मेथड का मतलब होता है जहां पर आपने फसल तैयार की, जहां पर आपने फसल उगाई है, उस फसल को आपने वहीं पलट दिया, वहीं पे पलट लिया, यानी कि जिस खेत में हमने फसल लगाई उसी खेत को हमने उस क्रॉप को टर्न कर दिया, दैट इज इन सिटू मेथड ऑफ ग्रीन मैन्योरिंग। एक होता है एक्स सिटू। एक्स सिटू का मतलब होता है कि हरी खाद कहीं और आपने लगाई है या कहीं और से आप जो पत्तियां हैं, पेड़ पौधों की जो शाखाएं हैं, जो हरी अवस्था में, जो ग्रीन स्टेज में हैं, उनको आप बीन के ले आए, जैसे किसी जंगल के आसपास से जो हरी पत्तियां हैं, पोंग मिया वगैरह जो है, ग्लिसरीडिया वगैरह, ये इनकी पत्तियां जो होती हैं हरी खाद के तौर पर प्रयोग करते हैं। इनको आप किसी जंगल से बाहर से इकट्ठा करके ले आए और अपने खेत में लाके आपने डाल दिया। मतलब ये जो पौधे थे वो कहीं और उग रहे थे लेकिन मिलाया आपने कहीं और है, इसको हम बोलते हैं एक्स सिटू, हम इसको कहते हैं। दोनों प्रकार से तैयार करते हैं। दाल वाली फसल का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, बरसीम का प्रयोग कर सकते हैं हम इसमें, हम ढेंचा, सनई, इनका प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल में मैं बात करूं तो सनई, जिसको सन हेम्प के नाम से जानते हैं, सन हेम्प। फिर उसके बाद बात करें ढेंचा, फिर उसके बाद बात करें हम बरसीम का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, बरसीम, इसको बरसीम ही बोलते हैं इंग्लिश में। फिर उसके बाद आप मूंग का प्रयोग कर सकते हैं इसमें, मूंग या मूंग बीन हम इसको कहते हैं, मूंग बीन या मूंग भी हम इसको कहते हैं, मूंग। फिर सेंजी एक फसल है जो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करता है। अधिकतर जो हरी खाद है, अधिकतर जो ग्रीन मैन्योर है, वो प्लांट में सॉइल के अंदर, मेनली सॉइल की बात कर रहे हैं, सॉइल के अंदर वो नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ा देता है, नाइट्रोजन प्रतिशत बढ़ा देता है। अगर हम बात करें परसेंटेज की, कितना केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से नाइट्रोजन मिला देता है, तो जो सनई होता है वो लगभग आपका 75 से 130 केजी पर हेक्टेयर नाइट्रोजन जो है अवेलेबल करवा देता है। ढेंचा की बात करेंगे तो 130 से 175 के आसपास ये नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है। और सेंजी जो है वो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन उपलब्ध कराती है, 120 से 200 केजी पर हेक्टेयर नाइट्रोजन ये है उपलब्ध कराती है। मूंग की बात करेंगे तो 35 से 60 के आसपास नाइट्रोजन ये उपलब्ध कराती है। बरसीम 35 से 65 के आसपास, मतलब राउंड फिगर में ये डाटा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपको एक तो ढेंचा का याद रखना है, एक सनई का याद रखना है और सेंजी का याद रखना है, ये आपको याद रखना है। आपसे एग्जाम में पूछे कि हरी खाद के लिए सर्वोत्तम फसल का एग्जाम्पल या उदाहरण आपको देना है तो ढेंचा क्या है, कम पानी में भी लग जाता है। और अगर जैसे आपसे पूछे कि हरी खाद की कुछ सीमाएं कौन कौन सी हैं जिसके कारण किसान हरी खाद को जो है बोना पसंद नहीं करता है या खेत में उपयोग में नहीं लेता है, तो उसके कारण हैं, एक तो किसान को फसल लगाने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है, फसल लगाने के लिए पानी नहीं है तो हरी खाद के लिए पानी कहाँ से मिलेगा, एक पॉइंट तो ये है। दूसरा, इनको सड़ाने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए। दूसरा, ऐसी फसल को लगाना है जिसके अंदर पानी ज़्यादा हो, तो वो चुनाव किसान नहीं कर पाता। दूसरा, हमारे यहाँ जो भारत में जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो उतनी फिक्स नहीं रहती हैं, वो बदलती रहती हैं, घटती बढ़ती रहती हैं, उसके कारण किसान इसको एक बड़ा जोखिम समझता है। लेकिन लगाना चाहिए क्योंकि ये पौधे जब सड़ेंगे तो खाद का काम करेंगे, तो जो आगे आने वाली जो फसलें हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। और क्या हो सकता है सर, और हो सकता है कि जो मिट्टी की भौतिक अवस्था है, मतलब सॉइल की जो फिजिकल कंडीशन है वो भी इससे इम्प्रूव होती है, किससे, हरी खाद से। दूसरा, मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है उसमें सुधार होता है, मिट्टी की जो सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है ये इंक्रीज होती है। दूसरा, हरी खाद से क्या फ़ायदा होता है, हरी खाद के हमने दो फायदे पढ़ लिए। तीसरा फायदा क्या हो सकता है कि इसके अंदर जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, मतलब मिट्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो फसल की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होते हैं, तो उनके लिए एक भोजन के तौर पे ये खेत के अंदर पहुंचता है। हरी खाद अगर खेत के अंदर सड़ेगी तो जो सॉइल
माइक्रोबियल एक्टिविटी है या सॉइल के जो माइक्रोब्स हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये बेनिफिट का काम करता है, उनके लिए भोजन का काम करता है। तो जो आगे आने वाली फसल है उसका उत्पादन बढ़ जाएगा। दूसरा, जो रासायनिक उर्वरक जिनको हम ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, रासायनिक उर्वरक जिनका ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो उनके प्रभाव को भी ये जो ऑर्गेनिक मैन्योर है, चाहे गोबर की खाद हो, चाहे हरी खाद हो, चाहे कंपोस्ट हो, ये कहीं ना कहीं सुधारता है, ये कहीं ना कहीं सुधारता है। क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ तक। अब हम बात कर लेते हैं केचुआ की खाद। केचुआ की खाद क्या होती है? आपको सबको पता है केचुआ की खाद क्या होती है। अगर हम केचुए की खाद की बात करेंगे तो केचुआ, जिसको हम प्राकृतिक हलवाहा बोलते हैं या इसको इंग्लिश में सॉइल इंजीनियर के नाम से जानते हैं, या इसको मिट्टी की आंत भी कहते हैं, मृदा की मिट्टी की आंत, यानी कि इंटेस्टाइन ऑफ सॉइल के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये जो है इसका जो जूलॉजिकल नेम होता है, इसका जो वैज्ञानिक नाम हम कह सकते हैं वो जो होता है वो आइसिनिया फोइटिडा होता है। वैसे तो लगभग 100 से अधिक प्रकार की प्रजातियां केचुआ की पाई जाती हैं, लेकिन भारत में जो प्रयोग में लाया जाता है वो होता है आइसिनिया फोइटिडा। हम इसको बोलते हैं बर्मी कल्चर, या इसको हिंदी में बोलते हैं केचुआ की खाद या केचुआ खाद, या इसी को बोलते हैं बर्मी कंपोस्ट। इसी को बोलते हैं सर बर्मी कंपोस्ट, या इसी को बोलते हैं बर्मी कल्चर टेक्नोलॉजी। इसी को हम बोलते हैं वर्मी कल्चर टेक्नोलॉजी, हम इसको कहते हैं। अगर इसके जीव की हम बात करेंगे उसका नाम है आइसेनिया फोइटिडा। ये आप याद कर लेंगे, लिख लेंगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा। आइसेनिया फोइटिडा आप लिख सकते हैं, आइसेनिया फोइटिडा। इस प्रजाति से हम जो है केचुए की खाद ज़्यादा तैयार करते हैं। ये क्या करता है, इसका भोजन क्या होगा? इसके अगर हम फूड की बात कर रहे हैं, इसके भोजन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जो भी फसल अवशेष है जो मिट्टी के अंदर है, ये उसको खाता है। फसल अवशेष के अलावा जो पच सकता है, जिसको ये पचा सकता है, जिसको सड़ा सकता है, जो मिट्टी के अंदर सड़ रहा है, जो मिट्टी के अंदर डिकम्पोज हो जाएगा, वो सारा इसका भोजन रहेगा। किसका? केचुआ का। फसल अवशेष ज़्यादा होता है, गोबर की खाद भी हो सकती है, कार्बनिक प्रकृति के कुछ और मटेरियल हो सकते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक नेचर के कुछ और मटेरियल यहाँ पर हो सकते हैं, इनको यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, इनको ये खाता है, खाने के बाद क्या करता है, इनको पचाता है, इन्हीं भोजन को ये क्या करेगा, पचाएगा, मतलब इसको डाइजेस्ट करता है। और ये केंचुआ इसको डाइजेस्ट करने के बाद जो इसका बाई प्रोडक्ट निकलता है, मतलब केंचुए का जो बाई प्रोडक्ट है, मतलब उसका जो उत्पाद है केचुए का, या हम इसको गोबर भी कह सकते हैं। केचुए की जो विष्ठा है, जो गोबर है, उसको ही हम बोलते हैं कास्ट, CAST कास्ट। और इस पूरी प्रोसेस को हम बोल देते हैं वर्मी कास्टिंग टेक्नोलॉजी या वर्मी कल्चर, या उस तैयार खाद को ही हम क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट। केचुए ने किसी अवशेष को खाया, खाने के बाद उसको पचा के अपने शरीर से बाहर निकाल दिया, वो मिट्टी के अंदर रह गया, उसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा है, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा ज़्यादा है, वो कहीं ना कहीं मिट्टी के लिए, पौधों के लिए लाभदायक है, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, वर्मी कल्चर हम कह रहे हैं। एक तो ये दो अलग अलग प्रकार के होते हैं, आप मान के चलिए लगभग 120 mm 12 से 15 सेंटीमीटर तक ये मिट्टी के अंदर ऐसे वर्टिकल होल कर देते हैं। जब मिट्टी के अंदर ऐसे वर्टिकल होल कर देंगे ना, मतलब क्या है कि जैसे मिट्टी अगर कॉम्पैक्ट हो गई, फसल जितनी ज़्यादा फसल लगाएंगे उतना मिट्टी के अंदर कॉम्पैक्टनेस, कठोरपन ज़्यादा आता है। तो अगर केंचुआ मिट्टी के अंदर है तो फसल अवशेष को खाता जाएगा, नीचे पहुँचता जाएगा, खाता जाएगा, तो ये एक पिलर टाइप का भी बना देता है। तो मिट्टी के सॉइल स्ट्रक्चर में ये हेल्प करता है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो केंचुआ की खाद है वो क्या करता है, तो वो मृदा की संरचना को बढ़ाता है, संरचना में सुधार करता है। ठीक है, एक। दूसरा, जब मृदा की संरचना सुधरेगी, सॉइल की स्ट्रक्चर जो है इंप्रूव होगी, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण क्षमता बढ़ेगी। और हमें ऐसी ही मिट्टी चाहिए जिसमें पानी लंबे समय तक रुक सके, जिसकी जल धारण क्षमता ज़्यादा हो। क्लियर हो गया आपको? इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और ये पूरा प्रोसेस हो गया। 2 से 4 लाख केंचुए पर हेक्टेयर होना चाहिए, इसकी ऑप्टिमम जो है रेंज होती है 2 से 4 लाख।
मतलब 1 हेक्टेयर में आपको 2 से 4 लाख केंचुआ पर हेक्टेयर आपको अगर हैं आपके खेत में, तो आप मानिए कि इनकी उचित ऑप्टिमम पॉपुलेशन है। जो रासायनिक उर्वरक हैं, जो केमिकल फर्टिलाइजर हैं, उनसे इसको नुकसान होता है, चाहे डीएपी हो, चाहे यूरिया हो, कोई और भी उर्वरक जो केमिकल नेचर का है, उनसे इनको नुकसान होता है, इनकी स्किन जो है ख़राब हो जाती है और इनकी जो है समस्या भी इनको अनेक प्रकार की होती है। 1 केजी अगर हम केंचुआ लें वजन के हिसाब से, तो 1 केजी केंचुए में लगभग 1000 केंचुआ आ जाएंगे। मतलब अगर आप किलो से केजी से अगर आप 1 केजी वर्म की बात कर रहे हैं, केंचुए की बात कर रहे हैं, जिसको अर्थ वर्म बोलते हैं इंग्लिश में हम, और वर्म से ही वर्मी कल्चर बना है, ठीक है। ये थ्रेड लाइक ही होता है, कुछ इस टाइप से ये होते हैं केंचुए, तो वर्म इसको बोलते हैं, और वर्म से ही ये अर्थ वर्म हो गया, मिट्टी के अंदर रहता है इसलिए हम इसको अर्थ वर्म बोल देते हैं। तो ये कुछ की पॉइंट जो आपके इंपॉर्टेंट थे, जो आपको समझना था, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो कि मोस्ट फेमस क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने वाला, खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर होता है। क्योंकि हमने खाद तो बहुत अच्छे से समझ लिया, खाद के सारे की पॉइंट हमने समझ लिए, लेकिन अब खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर है, तो 5-6 अंतर हम लिख लेते हैं, और वो ऐसा कि ऐसा अगर आप अपने लिख लेंगे, कॉपी में याद कर लेंगे, तो आपका क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन, और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं अभी हम। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए, और कई बार रिपीट भी हुआ है और होता ही आ रहा है कि खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर होता है। ये टॉपिक वैसे खाद अलग है, उर्वरक अलग है, लेकिन सम्मिलित तौर पे जब खाद से क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब खाद को ध्यान में रख के पूछा जाता है कि खाद एवं उर्वरक में क्या क्या अंतर हो सकते हैं, तो वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। बात करें खाद की, तो खाद को हम जो है खेत पर तैयार करते हैं, मतलब कि जो मैन्योर्स है उसको हम फार्म पर प्रिपेयर कर सकते हैं, उसको फील्ड पर प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन जो उर्वरक है, उर्वरक मतलब जिसमें केमिकल है, उर्वरक एक चीज़ याद रखना, उर्वरक यानी फर्टिलाइजर, जिसका मतलब उसके अंदर केमिकल है, उसके अंदर रसायन है जिससे उसको तैयार किया है। तो केमिकल की बात कर रहे हैं या रसायन की बात कर रहे हैं, तो ये कारखाने में ही मिलने वाला है। केमिकल या रसायन जो है हमको कारखाने में ही मिलेगा। दूसरा, पहला पॉइंट तो आप ये लिख सकते हैं कि खाद को खेत पर तैयार किया जाता है। याद कैसे करोगे, खा से खाद, खा से खेत, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। तो इसे खेत पर तैयार किया जाता है, जबकि उर्वरक जिसको हम फर्टिलाइजर बोलते हैं, इसको हम कारखाने में तैयार करते हैं। कारखाने को इंग्लिश में फैक्ट्री बोलते हैं। तो एफ से फर्टिलाइजर, एफ से फैक्ट्री, ऐसे आप याद कर सकते हैं। कैसे कारखाने में तैयार करते हैं हम, मतलब कि फर्टिलाइजर आर प्रिपेयर्ड और मैन्युफैक्चर्ड इन द फैक्ट्रीज, ये आप पहला पॉइंट लिख सकते हैं। दूसरा, मृदा में इसका प्रभाव 2 से 3 वर्ष तक रहता है, मतलब कि इनका जो प्रभाव है, इनका जो इफेक्ट है, मतलब 2 to 3 ईयर्स लॉन्ग इफेक्ट इन दी सॉइल। किन की बात कर रहे हैं हम, मैन्योर्स की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर उर्वरक की बात करेंगे, फर्टिलाइजर की बात करेंगे, तो फर्टिलाइजर का जो है मिट्टी के अंदर तात्कालिक प्रभाव रहता है, मतलब कि ज़्यादा लंबे समय तक ये मिट्टी में अवेलेबल नहीं रह पाते हैं, कुछ समय तक ही ये मिट्टी के अंदर अवेलेबल रह पाते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं। फिर तीसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि खाद से मिट्टी की भौतिक, जैविक एवं रासायनिक अवस्था या दशा में सुधार हो रहा है। मतलब जो भी हम खाद दे रहे हैं, जो कार्बनिक प्रकृति का है, वो मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ाएगा, उसकी संरचना में सुधार करेगा, उसकी रासायनिक गुणों में वृद्धि करेगा, उसकी उत्पादकता, उर्वरता सब में वृद्धि करेगा। तो कहने का मतलब जो मैन्योर्स हैं वो इम्प्रूव करते हैं, मतलब कि मैन्योर्स इम्प्रूव द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल। जबकि हम बात करेंगे फर्टिलाइजर की, तो फर्टिलाइजर क्या करते हैं, एडवर्स इफेक्ट डालते हैं सॉइल के अंदर, मतलब कि इट इम्प्रोव्स एडवर्स इफेक्ट ऑन सॉइल। कैसे, मतलब ये मिट्टी की भौतिक, जैविक एवं रासायनिक दशा में प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं। मतलब मिट्टी के अंदर केमिकल जा रहा है, तो जैसा कि हमने अभी बात करी थी कि केंचुए को रासायनिक उर्वरक नुकसान पहुंचाते हैं, तो कहीं ना कहीं मिट्टी के प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। और मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म जीव हैं, जो माइक्रोब्स हैं, जो मिट्टी में रह के पौधों को या फसलों को फायदा पहुँचाते हैं, उन पर प्रभाव डलता है। जैसे आप ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, डीएपी, यूरिया, कोई भी उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसका कुछ एक मतलब रेसिडुअल इफेक्ट होता है, अपशिष्ट प्रभाव होता है। जैसे यूरिया की बात करें तो हल्का सा अम्लीय प्रभाव पौधे के अंदर, मिट्टी के अंदर डालता है, तो मिट्टी के पीएच को कम कर रहा है। कुछ ऐसे फर्टिलाइजर जो होते हैं जो मिट्टी के पीएच को बढ़ाते हैं, एल्कलिक इफेक्ट वो सॉइल के अंदर डालते हैं। तो इसका मतलब अगर हम उर्वरक जरूरत से ज़्यादा में खेत के अंदर डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो मिट्टी की भौतिक दशा, जैविक दशा और रासायनिक दशा में जो है प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे, मतलब कहीं ना कहीं वो मिट्टी को खराब कर रहे हैं।
ठीक। फिर क्या लिख सकते हैं हम कि इसमें लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, मतलब कि ऑल एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट आर अवेलेबल इन द मैन्योर्स। आप लिख सकते हैं कि मिट्टी के अंदर सारे जो पोषक तत्व चाहिए वो खाद के अंदर मिल रहे हैं, क्योंकि खाद भी कहाँ से बना है, फसल के अवशेषों से और कार्बनिक पदार्थों से हमने इसको तैयार किया है। लेकिन इसमें 1 या 2 पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। उर्वरक में ज़्यादा फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर में ज़्यादा प्लांट न्यूट्रिएंट अवेलेबल नहीं होते हैं, 1 या 2 जो चुनिंदा जिनको हम चाह रहे हैं। जैसे यूरिया में क्या है, मेनली नाइट्रोजन है, डीएपी में नाइट्रोजन है और फॉस्फोरस है। ये हम इसके अंदर लिख सकते हैं। बाकी अगर हम अगले पॉइंट की बात करेंगे तो ये भूमि की जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं, मतलब जितने भी हम मैन्योर्स की बात कर रहे हैं वो मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं। ये सोइल की जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं। जबकि फर्टिलाइजर ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पे ज़्यादा कोई इफेक्ट इनका पड़ता नहीं है, मतलब इनके प्रयोग से मिट्टी की जल धारण क्षमता ना तो बढ़ती ना कम होती, उस पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं डलता। ठीक, ये 5 पॉइंट हो गए। छठा पॉइंट आप लिख सकते हो कि इन्हें जीवाश्म खाद या कार्बनिक खाद भी कहते हैं, मतलब मैन्योर्स को हम ऑर्गेनिक मैन्योर या फॉसिल्स मैन्योर के नाम से भी जानते हैं। ये आपको याद रखना है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर उसके बाद इन्हें रासायनिक खाद कहते हैं, मतलब जो उर्वरक है, उर्वरक को क्या कह रहे हैं, रासायनिक खाद कह रहे हैं। उर्वरक को क्या कह रहे हैं, रासायनिक खाद। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर उसके बाद 7वां पॉइंट आप इसमें क्या लिखेंगे, 7वां पॉइंट में आप इसका एग्जाम्पल आप इसमें लिखेंगे कि जैसे एग्जाम्पल 7वां पॉइंट बना के लिखेंगे कि जैविक खाद या खाद के उदाहरण क्या हो सकते हैं। तो आप इसमें लिखेंगे गोबर की खाद, इसमें आप लिखेंगे गोबर की खाद F/M, जिसको हम फार्म यार्ड मैन्योर के नाम से जानते हैं। सभी प्रकार के कंपोस्ट, ऑल टाइप ऑफ कंपोस्ट। फिर आप इसमें वर्मी कंपोस्ट भी लिखेंगे, फार्म कंपोस्ट, टाउन कंपोस्ट, हरी खाद, ग्रीन मैन्योर। आप सबके एग्जाम्पल इसके अंतर्गत लिखेंगे। ठीक है, एक पॉइंट आपका बढ़ जाएगा, हमें तो पॉइंट ही बढ़ाने हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर की बात करेंगे तो फर्टिलाइजर के एग्जाम्पल में आप क्या लिखोगे, सभी प्रकार के रासायनिक उर्वरक जैसे यूरिया, डीएपी यानी कि डाई अमोनियम फास्फेट, फिर SSP यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट एवं अन्य रासायनिक उर्वरक, और सभी जो हैं एंड अदर केमिकल फर्टिलाइजर्स, इनको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यूरिया, DAP, SSP की बात इसलिए कर रहे हैं कि किसान इसको ज़्यादा प्रयोग करता है। ठीक है, ये बेसिक यहाँ पर कुछ किसके की पॉइंट हो गए। और क्या की पॉइंट, हम कम से कम 10 से ज़्यादा की पॉइंट लिख सकते हैं खाद एवं उर्वरक में जब अंतर की बात कर रहे हैं। आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना, आपके एग्जाम में आता ही आता है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी मिल जाएगा। और क्या इसमें लिख सकते हैं कि खाद जो होते हैं मिट्टी की उर्वरता शक्ति में वृद्धि करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को ये बढ़ाते हैं, सॉइल की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, मृदा की जो उत्पादकता, मृदा की उर्वरता एवं उत्पादकता दोनों में वृद्धि करते हैं। मतलब कि मिट्टी ज़्यादा से ज़्यादा पौधे को पोषक तत्व दे पाए, ये क्षमता कौन बढ़ाएगा, ये मैन्योर्स बढ़ा देते हैं। ये फर्टिलाइजर है, ये फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि ये प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। कैसे, जैसे हमने ये की पॉइंट पढ़ा, सूक्ष्म जीव कम हो जाते हैं, जो भी बेनिफिशियल सॉइल ऑर्गेनिज्म है वो कहीं ना कहीं रसायन के माध्यम से कम हो रहे हैं। दूसरा इसका, और 7 पॉइंट हो गए थे, 8 ही हो गए। 9वां पॉइंट आप लिख सकते हैं कि खाद से जो है वो पारिस्थितिक तंत्र संतुलित होता है, मतलब ये हमारे वातावरण को प्रदूषित नहीं करते। जबकि हम अगर फर्टिलाइजर के पॉइंट की बात करेंगे तो ये हमारे वातावरण को प्रदूषित करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं खराब कर रहे हैं। जहाँ पर बन रहे हैं वहाँ पे भी, और जहाँ पर खेत में डाल रहे हैं उसके आसपास का एटमॉस्फेयर भी ये कहीं ना कहीं खराब कर रहे हैं। और भी की पॉइंट लिख सकते हैं हम। ये जो खाद है इसके माध्यम से जो तैयार फसल होती है, मैन्योर्स के माध्यम से जो तैयार फसल है वो गुणवत्तापूर्ण होती है, उसमें किसी प्रकार का कोई रसायन नहीं होता, तो मनुष्यों के स्वास्थ्य पे भी इन पे विपरीत प्रभाव ये नहीं डालते, मतलब कि एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमंस लाइफ ये नहीं डालेगा। कौन, मैन्योर, क्योंकि ये किसी रसायन से इसको तैयार किया ही नहीं किया गया, ये पूरा कार्बनिक प्रकृति का है, तो इससे जो फसल तैयार होगी वो भी कार्बनिक नेचर की होगी। और फर्टिलाइजर की बात करेंगे तो ये पूरी केमिकल से तैयार हो रहा है, फसल भी केमिकल से ही तैयार हो रही है, तो फसल के अंदर भी केमिकल की मात्रा पहुंचेगी, जो कहीं ना कहीं भोजन के तौर पे हम इन फसलों को लेते हैं, चाहे फल हो, चाहे सब्जी हो, या कोई भी खाद्यान्न फसल हो, तो वो कहीं ना कहीं फिर मानव के जीवन पे, मानव के स्वास्थ्य पे वो प्रभाव डालते हैं। तो दोस्तों ये पूरे टॉपिक को हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। उम्मीद करूंगा आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और एक छोटा सा काम करना है आपको, इस वीडियो की लिंक को अपने सभी छोटे भाई बहनों के साथ शेयर कर देनी है, फैला देनी है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो ये जो वीडियो है इस टॉपिक में हमने मैन्योर्स को
कंप्लीट कर लिया है, खाद को हमने जो है पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया है। आगे आने वाली वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो ये थी आज की वीडियो, मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।